मैं सुजाता गुप्ता आप लोगों को बेस 360 के ऑनलाइन चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों की एसएसटी की टीचर हूँ जो आप लोगों को क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाऊँगी, जिस चैप्टर का नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, आखिर राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी। ये सारी जानकारी जो आपको जो बच्चे 10th में गए हैं या फिर ऑन लोगों के लिए बहुत अच्छा, ये चैप्टर बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग आराम से देखें और बताएं। राइज ऑफ नेशन, राइज ऑफ नेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद। और यूरोप में राष्ट्रवाद हमें क्यों पढ़ना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि हमें यूरोप का राष्ट्रवाद क्यों पढ़ना है। भारत का राष्ट्रवाद है और अलग अलग देशों का राष्ट्रवाद है, बट हमें यूरोप का राष्ट्रवाद ही क्यों पढ़ना है। तो और यूरोप के राष्ट्रवाद में भी हमें सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन ही पढ़ना है। आपके चैप्टर में, चैप्टर 1 में आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन है, हमें इंडियन रेवोल्यूशन है हमारे बुक में, लेकिन ये आगे के चैप्टर में, बट हमें सबसे पहले पढ़ना है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना क्यों है। तो इसके पहले हम आपको पहले जो आपके चैप्टर में कुछ दिया गया है उसके बारे में डिस्कस कर ले, उसके बाद हम यहाँ आते हैं। तो आपके चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में एक पिक्चर बनाया गया है, उस पिक्चर का नाम है द पैक्ट बिटवीन ऑफ नेशन, यानी कि इस पिक्चर को क्यों बनाया गया। सबसे पहले इस चैप्टर में ये पिक्चर क्यों दिया गया है, हमारे अंदर सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है। तो देखिए इसके आर्टिस्ट कौन है, फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो के मन में एक कल्पना आती है कि क्या है, मतलब शुरू पहले से आज तक सारे, उस समय से आज तक जो लोग थे, जब तक फ्रेडरिक सोरियो ने देखा जिन लोगों को, तब तक वो सारे लोग क्या थे, तो मोनार्की सिस्टम यानी कि राजतंत्र के अंदर आते थे। मतलब उनका सारा चीज़ कोई राजा तय करता था, किस तरह से उठना है, किस तरह से जागना है, कौन सा काम करना है, ये सारी चीज़ें एक राजा तय करता था। बट फ्रेडरिक सोरियो ने एक स्वप्न देखा कि वो सपना में क्या था। आपको 4 पिक्चर दी गई हैं आपके बुक में, जिसमें बताया गया है कि लोग मोनार्की सिस्टम को हटाना चाहते हैं और उसके लिए लाइन में खड़े हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि मोनार्की सिस्टम, 3rd या 4th पिक्चर में ऐसा आता है कि मोनार्की सिस्टम हट जाता है और प्रभु यीशु जो है सबको आशीर्वाद देते हैं कि अब क्या है, सब बराबर है, क्योंकि भगवान के नज़र में कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई अमीर, कोई गरीब नहीं होता। और जब मोनार्की सिस्टम हट जाता है, उस पिक्चर में एक कोने में दिखाई देता है हमें कि राजाओं का ताज, कपड़े, पोशाक सब फेंके हुए हैं और सारे लोग लाइन में एक बराबर इक्वल होकर खड़े हैं। तो वहाँ से प्रभु यीशु हमें आशीर्वाद देते हैं। ये जो है, ये पिक्चर जो बनाए थे फ्रेडरिक सोरियो, एक ऐसे मतलब देश की कल्पना किए थे। अब आता है जब ये कल्पना होती है, तब हमारा अगले चैप्टर में है क्या, 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो मैंने क्लास की शुरुआत में ही आपको बताया था कि हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना क्यों है। भाई बहुत सारे रेवोल्यूशन हैं पढ़ने के लिए, पर हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों पढ़ना है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इसलिए पढ़ना है कि मतलब पूरी दुनिया में देखा जाए तो सबसे पहले रेवोल्यूशन जो है फ्रांस में आया था, और फ्रांस के कारण ही अलग अलग देश क्या हुए, उससे मोटिवेट हुए, और मोटिवेट होने के कारण उसके बाद उसके अड़ोसी पड़ोसी देश भी अपने देश को आज़ाद करना चाहे, रेवोल्यूशन लाना चाहे, तो धीरे धीरे सारे देशों में रेवोल्यूशन आया। अब सबसे पहले है कि नेशनलिज्म क्या है, हमारा क्वेश्चन है यहाँ नेशनलिज्म। अब हम अगर नेशनलिज्म की बात करें तो सबसे पहले हम आप लोगों से यही क्वेश्चन करेंगे कि नेशनलिज्म है क्या। अगर हम बेसिक से देखें तो जिन्हें नेशनलिज्म ही नहीं पता होगा वो रेवोल्यूशन क्या समझेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन है कि नेशनलिज्म क्या है। तो नेशनलिज्म के बारे में अगर हम देखा जाए तो यहाँ नेशनलिज्म होता है देश के प्रति मन मिटने की भावना, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को ही हम नेशनलिज्म कहते हैं। और ये नेशनलिज्म क्या है, तो आज हमारे देश में कहा जाता है कि भारतीयों के अंदर नेशनलिज्म की भावना कूट कूट के भरी रहती है। तो ये नेशनलिज्म, ये सबसे पहले शुरुआत उसकी हुई थी यहाँ से। तो कह रहा है कि बिफोर फ्रांस इन मोनार्की सिस्टम, कह रहा है कि जब फ्रांस में मोनार्की सिस्टम था, तो मैंने पहले ही बताया कि क्या था, मोनार्की लोग जो थे, राजतंत्र जब था तो सारे लोग क्या करते थे, अपनी मनमानी दूसरों पे करवाते थे, अपनी प्रजा पे करवाते थे, कभी भी किसी का वो क्या उत्थान नहीं समझते थे, डेवलपमेंट नहीं करवाना चाहते थे। लेकिन जब नेशनलिज्म आया,
मोनार्की सिस्टम हट गया तब क्या हुआ, तो फर्स्ट रेवोल्यूशन इन फ्रांस 1789, यानी कि फर्स्ट रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में। और फ्रांस में फर्स्ट रेवोल्यूशन होने के बाद मोनार्की सिस्टम ख़त्म हुआ। पेंटिंग में भी बताया गया है कि सब बराबर हो गए हैं, सब बराबर होने के बाद क्या है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह रहे हैं। तो जब रेवोल्यूशन आया, रेवोल्यूशन के ख़त्म होने के बाद सभी के सभी कुछ चेंजेस आए। तो सबसे पहले रेवोल्यूशन में क्या था, तो लुई 16 जो वहाँ का जो किंग था, जिसके अंदर सारी प्रजा मतलब प्रताड़ित थी, तो सबसे पहले वहाँ पे क्या किया गया, लुई 16 के खिलाफ रेवोल्यूशन किया गया और इसको हटा दिया गया, वहाँ से उसको हटा दिया गया, उससे राजगद्दी छीन ली गई और रेवोल्यूशन आ गया, सब लोग आज़ाद हो गए। तो आज़ादी होने के बाद अगर हमारा देश भी जब आज़ाद हुआ था तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उसी तरह से ये प्रॉब्लम हमारा देश कितना 1947 में जब आज़ाद हुआ है तो इतनी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी, और ये तो 1789 में ही हो गया था। हमारे देश के आज़ाद होने से 200-150 साल पहले ही आज़ाद हो गया था, तो उस समय भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारी चीज़ें जो बताई गई है वो क्या है, तो अलग अलग देशों से लेकर ही बताई गई है। तो जब फ्रांस में रेवोल्यूशन आया तो बहुत सारे प्रॉब्लम थे, लेकिन उस प्रॉब्लम को थोड़ा, पूरा तो खत्म नहीं किया जा सकता, बट थोड़ा ख़त्म करने के लिए वहाँ के लोगों ने सबसे पहले इक्वालिटी की, यानी कि समानता की भावना अपनाई कि अगर हम लोग सब समान रहेंगे तो सब कोई चाहे थोड़ा ही रहे, थोड़ा ही हमारे पास रहे, लेकिन मिल बांट के रहेंगे, मिलकर खाएंगे। तो सबसे पहले इक्वालिटी थी जो कि मोनार्की सिस्टम में किसी को नहीं मिल पाई थी। उसके बाद आई थी लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता। एक पक्षी को भी अपनी स्वतंत्रता चाहिए, एक जानवर को भी अपनी स्वतंत्रता चाहिए, तो हम तो इंसान हैं, तो हमें तो स्वतंत्रता सबसे पहले चाहिए। तो क्या है, लिबर्टी की भावनाएं, जो लोग हैं आराम से कहीं भी आ जा सके, उसके बाद ये मतलब कहीं भी बिजनेस कर सके, अपना व्यापार फैला सके, अपना ट्रेड कर सके। वहाँ पे ट्रेडिंग सिस्टम भी बहुत ख़राब था, मतलब जिसको राजा चाहता था उसी को ट्रेड करने देता था, बाकी लोगों को नहीं। तो यहाँ पे स्वतंत्रता हो गई, ट्रेड करने की उन लोगों को लिबर्टी मिल गई। उसके बाद हुआ था फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुता, यानी कि आप एक दूसरे के साथ प्यार से, स्नेह से रहने के लिए, तो लोग एक दूसरे से मिल के रहेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा, सब कोई अच्छे से रह पाएंगे। तो ये 3 चीज़ें जो थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी फ्रांस रेवोल्यूशन में। तो इतना मतलब हो गया कंप्लीट। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ और चेंजेस आए थे, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ और चेंजेस के बारे में बात करते हैं। ये तो एक तरह से समझिए कि फर्स्ट रेवोल्यूशन का क्या था, स्लोगन था, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सारे स्लोगन्स थे उस रेवोल्यूशन का। अब कुछ चेंजेस किए गए थे, उस चेंजेस के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि लुई 16 को हटा दिया गया था। राजतंत्र में, मोनार्की सिस्टम में जो था सर्वे सर्वा लुई 16 ही था, बट जब लुई 16 को हटा दिया गया तब पावर ट्रांसफ़र फॉर मोनार्की टू कॉमन सिटीजन, जो भी मोनार्की सिस्टम का पावर था वो लोगों में थोड़ा थोड़ा बांट दिया गया ताकि सभी लोग आराम से मतलब रह सके। दूसरा था स्टेट जनरल, वहाँ पे एक पद होता था जिसका नाम था स्टेट जनरल, जो जैसे अंग्रेज आए थे तो वायसराय बने थे, जनरल बने थे, उसी तरह से यहाँ पे भी था, एक स्टेट जनरल का पद होता था जो मोनार्की राजा ही जिसको चाहता था उसको चुनता था। बट जब रेवोल्यूशन हो गया तो रेवोल्यूशन के बाद ये इलेक्शन क्या हुआ, कॉमन मैन द्वारा होने लगा, आम आदमी चुनाव करते थे और उसका नाम भी बदल गया, स्टेट जनरल का नाम भी बदलकर नेशनल असेंबली रख दी गई और उसमें बहुत चुने हुए लोग ही उस असेंबली में जाकर बैठते थे और लोगों का मतलब जो भी प्रॉब्लम होता था उस पर बातचीत, डिस्कशन किया जाता था। तीसरा चेंजेस हुआ था कि उन लोगों ने अपना एक झंडा बनाया, जैसे हमारा तिरंगा झंडा है जो जिसके नीचे पूरा भारत देश आता है। अगर तिरंगा झंडा लहरा दिया जाए तो सारे लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक झंडे के नीचे आके एकता, यूनिटी से खड़े हो जाते हैं। वैसे सबसे पहले फ्रांस में ऐसा किया गया था, 3 कलर का एक झंडा बनाया गया था और उस झंडे के नीचे ही समझिए कि ये बंधुता वाली भावना, समानता वाली भावना आती थी, तो ये इक्वालिटी दर्शाती थी ये भावना, और इनको सबसे पहले इस फ्लैग को लाया गया था। अगला चेंज था कि इंटरनल कस्टम्स एंड ड्यूज टू ऑब्लिज्ड, और जितना भी पहले क्या था, जब मोनार्की सिस्टम थी तो जो ट्रेड करते थे, जो व्यापार करते थे जो लोग,
उनको ना बहुत बहुत जगह मतलब वो टैक्स देना पड़ता था। एक ही देश के अंदर उन्हें 11 जगहों को 11 जगहों पे टैक्स देना पड़ता था। और ये टैक्स ट्रेडिंग सिस्टम जो था मोनार्की सिस्टम के टाइम में, तो दिक्कत ये थी कि मतलब आंतरिक व्यापार में भी उन्हें 11 जगहों टैक्स देना पड़ता था, जगहों पर टैक्स देना पड़ता था। और वो भी करेंसी मतलब इंटरनल में ही करेंसी अलग अलग चलती थी। तो अब कोई जाएगा, कोई व्यापारी अपना व्यापार करने, तो वो सब जगह 11 जगहों पे देना पड़ता था टैक्स। और ये टैक्स ना अलग अलग रुपयों में देना पड़ता था। मतलब अगर एक जगह पे कोई और करेंसी चल रही है तो दूसरी जगह पे करेंसी बदल जाती थी, तो 11 जगहों पे अलग अलग करेंसी बदल कर देनी पड़ती थी। तो टैक्स भी ज़्यादा लगता था और प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आती थी। तो ये चीज़ जो था, जब ये रेवोल्यूशन आया तो ये चीज़ बदल गए। और बदलने के बाद ये क्या हो गई, इक्वलिटी हो गई। यहाँ की टैक्सेस एकदम ख़त्म कर दी गई। टैक्सेस इंटरनल एरिया में कहीं पे आपको टैक्सेस देना ही नहीं पड़ता था। और सबसे पहली बात है कि कोई भी देश को एक लैंग्वेज जोड़ता है। अगर हम कहते हैं कि सभी अगर किसी की भी कल्चर में रहें, जो भी रहें, लेकिन जब हमारा भाषा एक हो जाता है तो सब एक हो जाता है। तो सब मतलब नेशनल भाषा क्या की गई, तो फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल भाषा घोषित कर दी गई। तो फ्रेंच लैंग्वेज व डिक्लेयर नेशनल लैंग्वेज। थैंक यू। तो आज तक के लिए मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया। फिर से अगर एक बार कंटिन्यू करना चाहूँ, एक बार फिर से अगला आप लोग को समझाना चाहती हूँ, जितना भी समझे एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि नेशनलिज्म कब आया, फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग क्या थी, उसके बाद मैंने बोला नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या है, ये मैंने बताया। उसके बाद मोनार्की सिस्टम के बाद क्या हुआ ये बताया। मोनार्की सिस्टम के स्लोगन्स क्या थे, किस तरह से लोगों के प्रति मतलब एक दूसरे को जोड़ा गया, ये मैंने बताया। उसके साथ साथ क्या क्या चेंजेस हुए, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर पे डिस्कस की। अब नेक्स्ट चैप्टर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्यक्तित्व वाले पर्सन का हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में कैसे आया, इसकी क्या भूमिका थी, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए अब बस